मजदूर माँ की 5 बेटियों की भूख। मेरा रास्ता छोड़ो सुप्रिया, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं। तुम्हारी इन 5 बेटियों के साथ मेरा दम घुटता है। आखिर मैं कब तक कमाकर इन 5 के ब्याह में लाखों रुपए लगाता रहूंगा। कमलेश, हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? अपनी 5 बेटियों को कैसे पालूंगी? और आप चिंता क्यों करते हैं? हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। पापा, पापा प्लीज मत जाइए। हम आपसे दूर नहीं रह सकते। छोटी का तो सोचिए। कनिका तो कुछ बोलना। पापा मत जाओ ना, कल स्कूल में आपको बुलाया भी है। आप माँ के साथ नहीं आओगे? लाइए बैग दीजिए। ऐसा बोलकर कनिका अपने पिता के हाथ से बैग छीनती है। तभी कमलेश अपनी दोनों बेटियों को धक्का देकर कहता है, आइंदा से मेरे सामने आओगी तो बहुत बुरा होगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। जैसे रहना है वैसे रहो, बस मेरा पीछा छोड़ो। मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ और वो लड़की बहुत अमीर है। मैं बड़े घर में रहूंगा, मुझे ये गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीनी। कमलेश जी रुकिए तो, मुझे छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चों का क्या होगा? सुप्रिया अपने पति को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और अपना सामान लेकर हमेशा के लिए अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर चला जाता है, जिस बात से सुप्रिया टूट जाती है और बहुत रोती है। तभी तमन्ना से छोटी बेटी लक्षिता अपनी माँ के आंसू पोंछती है। माँ आप रोइए मत, शांत हो जाइए। हम सब है ना। भले ही पापा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम आपका आत्मविश्वास बनेंगे, आपका सहारा बनेंगे। हाँ माँ, आप अकेली नहीं हैं, आपकी 5 बेटियां आपके साथ हैं। चुप हो जाइए माँ, देखना हम बड़े होकर आपको अच्छे से कमा कर खिलाएंगे। ये लीजिए माँ, आप पानी पी लीजिए। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, तुम हो तो मुझे अब किसी की भी जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए काफी हो। बस फिर क्या था, 5 बेटियां अपनी माँ को पिता के जाने के बाद संभालती हैं। माँ भी अपनी बेटियों के लिए खाना पकाकर उन्हें अपने हाथ से बारी बारी खिला रही थी। लेकिन अगले दिन जब वह खाना बनाती है तो राशन के डिब्बों को खाली पाकर कहती है, हे भगवान, आखिर वो दिन आ गया जब घर में एक दाना पानी नहीं। अब मुझे अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए किसी काम की तलाश करनी होगी। मैं उन्हें भूखा नहीं मार सकती, लेकिन अभी कैसे खाना खिलाऊं? एक बार फिर से देख लेती हूँ, क्या पता कुछ दाल चावल मिल जाए। घबराहट में सुप्रिया घर के सारे डिब्बे खोलकर देखती है, लेकिन उसे एक दाना चावल दाल आटे का नहीं मिलता। ये होता हुआ 5 बेटियां देख लेती हैं और दूर से आपस में कहती हैं, तुम चारों देख रही हो ना, माँ कितना परेशान है हमें खाना खिलाने के लिए। हम उनसे झूठ बोल देते हैं, वो वैसे ही हमारी वजह से बहुत परेशान है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम माँ से झूठ बोल देते कि हमें भूख नहीं लगी। पर दीदी मेरे पेट में उई उई हो रही है, मुझे भूख लगी है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करूंगी। अपनी माँ के पास जाकर, अरे माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए डब्बे देख रही थी। माँ आप चिंता मत कीजिए, हमें भूख नहीं लग रही है। रात को खाया था ना। हाँ माँ, हम में से किसी को भूख नहीं लग रही है। अच्छा तो मैं काम की तलाश करके आ जाती हूँ, अब फिर खाना बना दूंगी। ठीक है माँ, आप हमारी चिंता मत करना। ऐसा बोलकर सुप्रिया काम की तलाश में बाहर जाती है, जहाँ देर तक तो उसे कुछ भी काम नहीं मिलता है। वहीं घर पर 5 बेटियां भूख से बहुत व्याकुल हो रही थी। तभी तमन्ना बाहर जाने को कहती है कि उसके पीछे पीछे चारों भी आ जाती हैं, जहाँ वह सिग्नल पर जाकर कहती है, तुम चारों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दीदी आप अकेले संघर्ष नहीं करेंगी, हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, चारों ध्यान से रहना। छोटी तुम यहाँ साइड में बैठ जाओ, तुम मत जाओ। हम सिग्नल पर लोगों की गाड़ी साफ करेंगे, बदले में वो लोग हमें कुछ पैसे दे देंगे, जिससे हम खाना खा लेंगे। नहीं, मैं भी जाऊंगी। ठीक है दीदी। तभी 5 बहनें सिग्नल पर रुकी हुई गाड़ियों को साफ करने लगती हैं। कुछ लोग तो उन्हें भगा देते हैं, लेकिन कुछ 2-4 रुपए दे देते हैं। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो जाती है। साहब थोड़े पैसे दे दीजिए, मैंने आपकी कार साफ करी है। अरे तो मैंने कहा था क्या, मेरी कार साफ करो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चलो हटो हटो यहाँ से। अरे साहब दे दीजिए ना, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है। पता नहीं कैसे माँ बाप ये सब सिखाकर भेज देते हैं। ये लो पैसे और निकलो। कुछ देर बाद 5 बहनें उन पैसों को जोड़ती हैं, जिससे 100 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और वो दाल चावल लेकर घर आ जाती हैं। फिर तमन्ना उसे पका लेती है, जिसके बाद 5 हड़बड़ाहट में खाना खाती हैं।
आज तो पूरा दिन हो गया। अच्छा हुआ दीदी आपके साथ हम भी आ गए, कम से कम अब तो खाने को मिल गया। वैसे दीदी आपने बहुत अच्छा दाल चावल बनाया है। शुक्रिया। भूख में तो खराब खाना भी खाएंगे तो वो भी बढ़िया लगता है। माँ आएंगी तो झूठ बोल देना कि घर में राशन रखा हुआ था। ठीक है दीदी। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया को कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत मिन्नतें करने के बाद काम मिल जाता है। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे काम की सख्त जरूरत थी। हाँ ठीक है, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना है, समझ आई बात? टाइम पर आना कल से। जी साहब, जरूर जरूर। ये कहने के बाद सुप्रिया घर आ जाती है और झट से अपनी बेटियों को गले लगा लेती है। बच्चों, पता है मुझे काम मिल गया, कल से मैं काम पर जाऊंगी और जब वहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, तुम्हें फ्रॉक दिलाऊंगी। हाँ माँ, पर आप चिंता मत करो, वैसे भी हमें कहाँ जाना है। अरे माँ आप खाना खा लो, दीदी ने खाना बनाया है। माँ खाना खा लीजिए। पर बेटा सुबह तो एक भी राशन नहीं था, उसने खाना कैसे बना दिया? माँ आप सुबह हड़बड़ाहट में थी इसलिए आपने सही से देखा ही नहीं, मैंने चेक किया तो बना दिया। चलो अच्छी बात है, मेरी बेटियां इतनी बड़ी हैं कि मेरे पीछे खाना भी बना सकती हैं। ये सुनकर तमन्ना अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाती है, पर सुप्रिया अपनी पांचों बेटी को लोरी गाकर सुनाती है। अगले दिन वो टाइम से उठकर काम पर मजदूरी करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे भारी भारी ईंट उठाकर नीचे से ऊपर ले जाना होता था। एक बार थकान के कारण उससे ढेर सारी ईंटें गिर गई, जिससे मालिक का पैर बच गया। तभी वह गुस्से से कहता है, अरे तुम्हें तमीज नहीं है क्या? काम करना नहीं आता तो घर बैठो। अगर मेरा पैर टूट जाता तो तुम्हारा जो हाल करता सोच भी नहीं सकती थी। माफ कीजिएगा मालिक, गलती से हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रिया पूरे जोश के साथ फिर से काम करने लगती है। बीच बीच में किशन उस पर काम को लेकर चिल्लाया करता था। एक बार फिर सुप्रिया से कुछ गलती हो जाती है, जिसके बाद किशन उसे काम से निकाल देता है। सुप्रिया उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन किशन उसे कुछ नहीं समझता है। सुप्रिया जा ही रही थी कि वह देखती है किशन खुले तार पर पैर रखने जा रहा है। अरे साहब को करंट लग जाएगा, मुझे बचाना होगा। किशन खुले तारों की तरफ पैर रखने वाला होता है, उससे पहले सुप्रिया आकर उसे धक्का देकर खुद करंट के झटके खा लेती है। अरे कोई बचाओ, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, उसने मेरी जान बचाई, ये बंद करो ये पावर सप्लाई। मालिक के कहने पर तुरंत बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया जाता है और फौरन सुप्रिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां कुछ घंटों बाद वो होश में आती है और उसके सामने तमन्ना और किशन लाल होते हैं। माँ आप ठीक तो हो ना? हम तो डर ही गए थे। अरे मेरी 5 बेटियों का प्यार मेरे साथ है, मुझे कैसे कुछ हो जाता। सुप्रिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हें काम से भी निकाल दिया, उसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। अरे साहब ऐसा मत बोलिए, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। देखो मैं जब ही तुम्हारी माफी मानूंगा जब तुम मुझसे कुछ पैसे और घर ले लोगी, और मैं तुम्हारी 5 बेटियों का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगा और तुम्हें काम से भी कभी नहीं निकालूंगा। मेरी जान के बदले ये तो कुछ भी नहीं। अरे साहब इतने सब की क्या जरूरत थी, पर आप चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। इसके बाद कुछ दिनों में सुप्रिया ठीक हो जाती है और वापस वही मजदूरी करने लगती है और उसका मालिक उसकी 5 बेटियों का अच्छे स्कूल में दाखिला करा देता है। फिर सुप्रिया अपने बच्चों को मॉल में घुमाने ले जाती है, नए कपड़े दिलाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बीच पर खड़ा आयुष अहाना का हाथ पकड़े उसे प्रपोज करते हुए कहता है, चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ जी, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू सो मच अहाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस आयुष। अचानक आयुष उदास होकर कहता है, बट अहाना मैं बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ और तुम इतनी हाई क्लास हो, क्या तुम मेरे छोटे से घर में एडजस्ट कर पाओगी? आयुष यू आर माई स्पेशल वन, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को रेडी हूँ, तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करना। इसके बाद आयुष अहाना से कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ आयुष की जॉइंट फैमिली देखकर कुछ पल के लिए अहाना सोच में पड़ जाती है। ओह गॉड, मैंने तो सोचा था कि आयुष की फैमिली छोटी होगी, मगर यहाँ तो इतनी बड़ी फौज खड़ी है। आई मीन इस माचिस के डिब्बे जैसे घर में इतने सारे लोग कैसे समाते होंगे। अहाना अपने ससुराल को लेकर ये सब सोच रही होती है कि तभी उसकी सास संगीता कहती है, अरे अहाना बहू, किस सोच में खोई हुई हो? कुछ नहीं मम्मी जी, जल्दी से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। बहू जल्दी से गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है और संगीता उसे सभी से मिलवाती है।
बहू, ये मेरी बड़ी बहू है सौम्या, और ये तेरी दोनों ननंद है अनु और नताशा, और ये तेरे ससुर जी हैं, और ये है मेरा प्यारा पोता शुब्बू। बाय द वे मम्मी जी, अगर फैमिली इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो कोई मुझे मेरा कमरा बताएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं देवरानी जी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। इसके बाद सौम्या अहाना को उसके कमरे में लेकर आती है। इतने में आयुष भी कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। आयुष, सीरियसली मैं यहाँ रहूंगी? जरा इस कमरे के दीवार और फर्श की हालत तो देखो, एकदम टूटी फूटी है, और यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एक पंखा भी नहीं है। नो नेवर, मुझसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाएगा। अहाना, मेरे घर में सिर्फ एक ही पंखा है। ये सुनकर बहू को बड़ा शौक लगता है और वो कहती है, व्हाट द हेल आयुष, इतने बड़े परिवार में सिर्फ एक पंखा? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इट्स नॉट अ बिग डील अहाना, तुम तो इतने बड़े बड़े वादे कर रही थी और एक पंखे के पीछे तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो। तो क्या इतनी गर्मी में तुम्हारे साथ रोमांस करूं? बेबी, माय स्वीटू, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी इस कमरे के लिए पंखा ले आऊंगा। तब तक के लिए हमें सभी के साथ हॉल में सोना पड़ेगा। आयुष के मनाने पर अहाना अपने ससुराल वालों के साथ हॉल में सोने के लिए मान जाती है और दोनों पति पत्नी तकिया लेकर सोने के लिए हॉल में आ जाते हैं। तभी अहाना की दोनों ननंद अनु और नताशा पंखे के एकदम सेंटर में अपना बिस्तर लगाती हैं। जिसके बाद हरी और संगीता सो जाते हैं। जिसके बाद अहाना को सबसे आखिर में जगह मिलती है, जिस कारण बेचारी बहू को पंखे की बिल्कुल भी हवा नहीं लगती और पूरी रात वो पसीने से भीगी रहती है। आयुष, तुम सो गए हो क्या? हाँ अहाना, तुम भी सो जाओ। ओह गॉड, ये क्या, कहाँ आकर फंस गई मैं? कहाँ तो मैं अपने डैडी के घर में अपने बड़े से कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में चिल आउट करके सोती थी, मगर ये तो एक पंखे की हवा भी नसीब नहीं हो रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लव शव के चक्कर में बिल्कुल लुल्लपंती कर दी। ऐसा सोचते हुए अहाना जैसे तैसे सो जाती है। तभी सुबह के 4 बजते ही सौम्या का बेटा शुब्बू जोर जोर से रोने लगता है। अले ले ले, क्या हो गया मेरे प्यारे बेटे को? रोती नहीं शुब्बू? एक तो इतनी गर्मी में इतनी मुश्किल से नींद आई थी, उस पर ये शुब्बू शुरू हो गया। बहू इरिटेट होकर अपनी कान पर पिलो रख लेती है। तभी थोड़ी देर में 5 बज जाते हैं और हरी कहता है, अरे भाग्यवान, सुबह हो गई है, बहू से बोलकर चाय तो बनवा दो। अहाना बहू, चल जल्दी से उठ जा, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, पहले दिन से सभी के लिए चाय बना दे। सिर्फ चाय ही क्यों मम्मी जी, साथ में पकौड़े भी तल देती हूँ। फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा बहू। गर्मी के कारण बेचारी अहाना सारी रात सो नहीं पाती और अगले दिन बेचारी बहू का सारा दिन ससुराल वालों की फरमाइश का खाना बनाकर किचन की गर्मी में बीतता है। अहाना भाभी, प्लीज रात के डिनर में आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाना। अनु, इतनी गर्मी में इतना हैवी खाना कौन खाता है? अहाना भाभी, कहाँ लिखा है कि गर्मी में आलू के पराठे नहीं खा सकती? अरे बहू, अगर तेरी दोनों ननंद का मन है तो बना देना। ठीक है मम्मी जी। अहाना अपनी दोनों ननंद की फरमाइश पर रात के खाने में आलू के पराठे बनाती हुई पसीने से गुस्से में तरबतर हो जाती है और गुस्से में तिल मिलाकर तोड़ फोड़ मचाती है। अरे भाग्यवान, ये नई बहू किचन में खाना बना रही है कि कुश्ती लड़ रही है? इतनी खटपट क्यों हो रही है? अरे कुछ गिर गया होगा, तुम भी ना छोटी छोटी बातें गौर करते हो। इसके बाद अहाना सभी को खाना खिला देती है और सभी सोने की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी अहाना अपनी दोनों ननंद नताशा और अनु से कहती है, नताशा, अनु, आज मुझे इस जगह पर सोने दो। कल रात गर्मी के कारण मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि पंखे की हवा तो उस कॉर्नर में पहुंचती ही नहीं है जहां मैं सोई थी। आई एम सॉरी अहाना भाभी, मगर मैं और अनु अपनी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आप वहीं सो जाओ। न चाहते हुए भी नताशा को आज भी उसी जगह पर गर्मी में सोना पड़ता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। लगातार गर्मी में सोने के कारण नताशा के चेहरे पर ढेर सारे दाने उभर आते हैं और आयुष को सैलरी मिलती है, जिससे वो सभी के लिए ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आता है। भैया, आपको सैलरी मिल गई ना? हाँ अनु, मगर तुझे कैसे पता चला?
क्योंकि जब आपको मंथली सैलरी मिलती है तभी आप हमारे लिए आइसक्रीम लाते हो। मुझे जल्दी से 2000 रुपए दे दीजिए, मेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है। मुझे भी पैसे चाहिए, मेरी सारी ड्रेस पुरानी हो गई हैं और आप तो जानते हैं ना, मैं अपनी किसी भी ड्रेस को 2 टाइम से ज्यादा नहीं पहनती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों अंबानी की बेटी हो। अब पता चला आखिर घर की हालत ऐसी क्यों है। अरे यहाँ एक पंखे में पूरा परिवार एडजस्ट कर रहा है और लाडो रानी लाली लिपस्टिक पर इतने पैसे खर्च करेंगी तो सारी जिंदगी ऐसे ही किश्तों में काटनी पड़ेगी। आयुष, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सैलरी मिलते ही तुम सबसे पहले हमारे कमरे के लिए पंखा लेकर आओगे। अगर तुम पंखा लेकर नहीं आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अहाना को गुस्से में चिढ़ता हुआ देखकर ससुराल के सभी सदस्य खामोश हो जाते हैं। तभी संगीता कहती है, जा आयुष बेटा, पहले बहू के लिए पंखा ले आ। मैं नहीं चाहती कि तेरा बसा बसाया घर बिगड़े। अपनी माँ के कहने पर आयुष एक पंखा खरीदकर अपने कमरे में लगा देता है, जिससे अहाना बहुत खुश होती है। अब जाकर जान में जान आई है। इतने दिन बिना पंखे के गर्मी से कैसे गुजरे हैं वो सिर्फ मुझे ही पता है। अब तो तुम्हारा पंखा भी आ गया है मेरी माँ, अब तो शांत हो जाओ। क्यों मुझ बेचारे पति का खून पी रही हो? ओह बेबी, नाराज हो गई क्या? आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच। ये कहकर अहाना रोमांटिक मिजाज में आयुष के गले लग जाती है और दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद अहाना अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है।